नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिएगा दोस्तों, मैं आपको आज देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए CTET में होंगे एकदम मसाला। तो दोस्तों देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी से लिए गए और आपके 25 क्वेश्चन नॉन स्टॉप में आपको कराने वाला हूँ बहुत तेजी के साथ में, जो आपके लिए एकदम अच्छा होता है सिलेबस से उठाया हुआ अच्छे क्वेश्चनों का ये मसाला। तो दोस्तों देरी ना करते बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। ये लीजिएगा, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। बताएंगे यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। अब इसमें कौन सी प्रवृत्ति है ये देखिएगा, साहित्यिक है आपका, व्यवहारिक है आपका, दोनों है या कोई भी नहीं है। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर पाएंगे साहित्यिक है, व्यवहारिक है, दोनों है या कोई भी नहीं है। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है, आप इसको करेंगे अच्छे से। आपके लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे करते हैं तो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो लीजिएगा यहाँ पर आप रखेंगे, इसमें क्या है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, साहित्यिक है, बिल्कुल सही बात है, साहित्यिक होती है, व्यवहारिक है, ये भी होता है, यानी कि ये इशारा करता है आपका दोनों की तरफ। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। बताएंगे यहाँ पर भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है, मौखिक है आपका, लिखित है, दोनों है या साहित्यिक है। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। अब मूल आधार कैसा होता है यहाँ पर देखेंगे। देखिए भाषा शिक्षण का मूल आधार की अगर हम बात करें, मौखिक है। सबसे पहली बात क्या होती है, मौखिक होती है। तो यह बात आपकी यहाँ पर हो जाती है, सही है, मौखिक है। दूसरा आपका लिखित है, पहले मौखिक होता है उसके बाद में लिखित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखित हो जाता है। इसके बाद में बात यहाँ पर, अब जब दोनों यहाँ पर हो जाती है, मौखिक भी यहाँ पर हो गई है, लिखित भी यहाँ पर हो गई है, दोनों को जोड़कर अगर बात करते हैं तो राइट आंसर इसका आपका सी हो जाता है। और इसका राइट आंसर आप देखेंगे सी, दोनों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। बताएंगे देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचनाओं में, देखेगा मौखिक रचनाओं में, निबंध रचनाओं में, शुद्ध अभिव्यक्ति में और उपयुक्त में से आप देख सकते हैं सभी की ये बात आपकी करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे देखो लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। अब देखो लिखो शिक्षण विधि जो करता है किस तरफ करता है, मौखिक की तरफ करता है। अब मौखिक जो है आपका ये तो इसमें आएगा नहीं, तो उसको काट देंगे आप, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। निबंध रचना में, अगर निबंध रचना की आप बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आप देखते हैं और लिखते हैं, यानी कि जो इस पर आप देखते हैं उस पर आप लिख रहे हैं, उसे आप निबंध के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए कैसा रहेगा। लीजिएगा, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। बताएंगे यहाँ पर द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां है, प्रश्नोत्तर विधि है आपका, अनुवाद विधि है, व्याख्यान विधि है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों बताएंगे इनमें से क्या है, द्वितीय भाषा शिक्षण विधियां है, प्रश्नोत्तर विधि है आपका, अनुवाद विधि है, व्याख्यान विधि है, ये आपको बताना है। राइट आंसर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देख सकेंगे प्रश्नोत्तर विधि तो इसका होगा नहीं, ठीक है, व्याख्यान विधि भी नहीं होता और ये भी है नहीं, अनुवाद विधि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। बताएंगे द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है, यहाँ पर क्या रहेगा, अभ्यास करना यहाँ पर होगा, अभ्यास करना यहाँ पर होगा, ध्वनियों का बोध करना होगा, शुद्ध उच्चारण करना होगा और उपयुक्त सभी बातें यहाँ पर सत्य हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर देखें द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है, तो यहाँ पर अगर द्वितीय भाषा की हम यहाँ पर करते हैं बात, तो यहाँ पर हम पाएंगे द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय क्या है, यहाँ पर अभ्यास करना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ध्वनियों का बोध करना है, ये बात भी आपकी सही हो जाती है। शुद्ध उच्चारण करना होता है, ये बात भी सही हो जाती है। तो दोस्तों जब ये तीनों बातें यहाँ पर सभी सही हो जाती हैं तो आप बताता है कि आपको यहाँ उपयुक्त सभी बातें आपकी सत्य होती हैं और राइट आंसर आपका इसका यहाँ पर आकर के डी हो जाता है। तो कितना खास क्वेश्चन था, कितना अच्छा था आपके लिए, ये समझने वाली बात थी। तो यहाँ पर द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है, अभ्यास करना है, ध्वनियों का बोध है, शुद्ध उच्चारण है, उपयुक्त सभी बातें होती हैं। तो राइट आंसर इसका आपका डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दांश अनुवाद क्या
विधि में क्या जाता है, ये पढ़ेंगे आप। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्द अनुवाद किस विधि में किया जाता है, या द्विभाषी विधि होगा आपका, प्रत्यक्ष विधि होगा आपका, व्याकरण अनुवाद विधि होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताएंगे यहाँ पर द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है, द्विभाषी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में, इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है और खास क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर की अगर हम इसकी बात करते हैं तो राइट आंसर आपका होगा व्याकरण अनुवाद विधि, इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है, बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है आपका B.S. ब्लूम है आपका, डेजिमोरी वीन है आपका, डेविस है आपका, किलपेट्रिक है आपका। तो दोस्तों बताएंगे इसमें क्या रहेगा आपका, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है किसे माना गया है, यहाँ पर इसका प्रवर्तक किसे माना गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर इसका प्रवर्तक किसे माना गया है, तो यहाँ पर आप रखेंगे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है आपका कौन है, B.S. ब्लूम आप मानते हैं, डेजिमोर वीन मानते हैं, डेविस मानते हैं, किलपेट्रिक मानते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा, ये लीजिए आपका डेजिमोर वीन, इसका राइट आंसर आपका होता है। अगला है शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर डाल्टन विधि है आपका, समाय विधि है आपका, प्रदर्शन विधि है आपका, व्याख्यान विधि है। तो बताएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा आपका, शिक्षक के निर्देश में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, डाल्टन विधि है आपका, समवाय विधि है, प्रदर्शन विधि है और आपका व्याख्यान विधि है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं तो राइट आंसर इसका आपका बनता है यहाँ पर डाल्टन विधि, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगमन विधि देखेगा, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, बताएंगे यहाँ पर आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। उदाहरण से नियम की ओर बात करता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर की बात करता है, नियम से उदाहरण की ओर की बात करता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बात करता है। तो बताएंगे दोस्तों यहाँ पर आपका आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहा है, नियम से उदाहरण की ओर जा रहा है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहा है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यह कहां जाता है, आप इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यह है आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका उदाहरण से नियम की ओर, इसका राइट आंसर आपका बनता है, ये लीजिएगा राइट आंसर इसका ए होगा। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये लीजिएगा। आगमन विधि में देखेगा, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है, बताएंगे आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, नियम से उदाहरण की ओर है और विशिष्ट से सामान्य की ओर है। तो बताएंगे आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट है सामान्य की ओर, ये आपका इशारा करता है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है, तो नियम से उदाहरण की ओर की आपकी ये बात करेगा। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाता है, आपको चुनना था इसका राइट आंसर सी और यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, शिक्षक पहले उच्चारण करता है, देखेगा शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, कौन सी विधि है, बताएंगे यहाँ पर कौन सी विधि आपकी आती है। शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो कौन सी विधि यहाँ पर आपकी इशारा करती है। तो नंबर 1 यहाँ पर रहेगा अनुकरण विधि है आपका, यहाँ पर व्याख्या विधि है आपका, ध्वन्यात्मक विधि है आपका और इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, शिक्षक पहले बोल रहा है, उसके बाद में उसके छात्र उसके बाद में बोल रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं,
रहे हैं यानी कि उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका अनुकरण उदाहरण में है तो शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र उसमें बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। विधि है, यहाँ पर इसका अनुकरण विधि है, व्याख्या विधि है, ध्वन्यात्मक विधि है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका होगा आपका अनुकरण विधि है, वह अनुकरण कर रहे हैं। आगे लेते हैं यहाँ पर निम्न में से खेल विधि नहीं है, बताएंगे इसमें से कौन सी आपकी ऐसी है जो खेल विधि नहीं है और खेल विधि की तरफ इशारा नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या है, किंडरगार्टन विधि आपका खेल विधि है, डाल्टन खेल विधि है आपका, मोंटेसरी खेल विधि आपका, और व्याख्या आपका व्याख्या विधि है आपका। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इनमें से खेल विधि नहीं है तो ये आपकी बात कर रहा है खेल विधि नहीं है, तो आपको नहीं बताना है यहाँ पर इसमें खेल विधि आपका नहीं होता है। तो इसमें कौन सी आपका किंडरगार्टन विधि आपका खेल विधि होता है। नंबर 2 डाल्टन विधि भी आपका खेल विधि होता है, मोंटेसरी विधि भी आपका खेल विधि होता है। तो इसका मतलब ये है व्याख्या विधि आपका खेल विधि नहीं होती है और इसका ये राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है और इसका राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पर आपका व्याख्या विधि। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। फिर से यहाँ पर एक बार आपके पास में नहीं है, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। यहाँ पर पेस्टोलॉजी विधि होगा आपका, मोंटेसरी विधि होगा आपका, जेका टाट विधि होगा आपका और व्याख्या विधि होगा। तो दोस्तों इसमें आप जब तक आंसर बताते हैं मैं आपको एक सूचना देता हूं। मेरी क्लास नित्य क्लास पर सुबह 7:20 पर करंट अफेयर की आती है प्रतिदिन और दूसरी क्लास मेरी यहाँ पर होती है आपकी 1 बजे इतिहास की क्लास। ठीक है, यहाँ पर मेरी दूसरी क्लास यहाँ पर इतिहास की आती है और तीसरी क्लास मेरी यहाँ पर आती है आपकी हिंदी की 3 बजे। अब ये 3 क्लासें मेरी यहाँ पर प्रतिदिन आपको प्राप्त होती हैं। अगर आप चाहते हैं इन क्लासों को लेना, लाइव क्लासों को लेना, तो आप मेरे नंबर पर 991799421293 पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, हाय लिख देंगे और अपने नाम के साथ में भेज देंगे। उससे क्या होगा, मेरी आने वाली सभी क्लासें आपको मिलती रहेंगी, आपके पास में नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आप सीधा क्लास से जुड़ते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप बढ़ते हैं, ये आप याद रखिएगा 7:20 पर करंट की क्लास है, 1 बजे इतिहास है, 3 बजे हिंदी है और आप इस नंबर पर 9917421293 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ में सभी क्लासों का लाभ लेने के लिए। तो दोस्तों ये था आपका, ये मैं अपनी क्लासों के लिए बता रहा था। अगर आप चाहते हैं नित्य क्लास से जुड़ना तो आप नित्य क्लास के टेलीग्राम से जुड़िएगा और वहां से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, आप सभी नोट्सों की PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो लीजिएगा यहाँ पर आएंगे, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। अब यहाँ पर कौन सी विधि नहीं है, ये वाली विधि आप करते हैं, पेस्टोलॉजी विधि ये भी आपका है, मोंटेसरी विधि ये भी आपका होता है, जेक-टॉक्टर विधि ये भी होता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, व्याख्या विधि इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये लीजिएगा। वाचन शिक्षण की, देखिएगा वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। यहां पर अगला क्वेश्चन है आपका, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। अब कौन सी विधि है, यहाँ पर अनुकरण विधि होगा आपका, संप्रेषण विधि होगा आपका, उपयुक्त दोनों होगा या इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताएंगे यहाँ पर वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है, अनुकरण विधि है, संप्रेषण विधि है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई भी नहीं है। राइट आंसर आपका क्या होता है, आपको क्या चुनना है, यहाँ पर आपको क्या बताना है। चलिएगा, तो अगर देखा जाए वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है तो अनुकरण विधि है, संप्रेषण विधि है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये दोनों बात अगर की जाए, अनुकरण विधि ये बात भी आपकी सत्य यहाँ पर हो जाती है, संप्रेषण विधि ये भी आपकी सत्य है, उपयुक्त दोनों की अगर बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी बनता है। इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा। भाषा शिक्षण में देखिएगा, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताएंगे भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ श्याम पट का प्रयोग किया जाता है, लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है, ग्रामोफोन का प्रयोग किया जाता है, एप्सिकॉप का प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके सामने है। शुद्ध भाषा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, अगर शुद्ध भाषा में प्रयोग किया जाता है यहाँ पर तो आप इसमें चुनेंगे भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, श्यामपट का। ये नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर आपका लिंगवा फोन इसका आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर लिंगवा फोन इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इकाई
पाठ योजना के प्रवर्तक हैं, बताएंगे इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं। अब इसमें कौन है प्रवर्तक, ये आपको बताना है। किलपेंटिंग है आपका, मेडिसन है, ब्लूम है और आपका राइट आंसर यहाँ पर डेविस है। तो देखते हैं इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं, किलपेंटिंग है आपका, मेडिसन है, ब्लूम है और आपका डेविस है। आपको चुनना है इसका राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा आप दोस्तों बताइएगा। तो अगर देखा जाए इसके राइट आंसर की, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं किलपेंटिंग है, मेडिसन है आपका, ब्लूम है और डेविस है। तो राइट आंसर आपका होगा मेडिसन। इसका राइट आंसर आपका भी हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़िएगा। हार्वर्ड की पंचपदी पाठ योजना उपगम में कितने सोपान या पद हैं? देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर इसमें पंचपदी को आप क्लियर कर लें तो इसमें आपका आंसर यूं आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है हार्वर्ड की पंचपदी पाठ योजना उपगम में कितने सोपान या पद हैं? तो 5 है, 6 है, 7 है और आपका 8 है। तो देखिएगा इतना इजी सा है। आप इसमें पंचपदी, अब पंच का मतलब 5 से, पदी मतलब पद से, तो यहाँ पर पंचपदी आप निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पर 5 पदी आप ये क्लियर कर चुके हैं तो इसका राइट आंसर आप क्या रखेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें अगर समास भी देखा जाए तो कौन सा समास है यहाँ पर पंचपदी में? इसका आपका द्विगु समास यहाँ पर आपका होता है। तो राइट आंसर आपका हार्वर्ड की पंचपदी पाठ योजना उपगम में कितने सोपान या पद होते हैं? वे आपके होते हैं 5। अगला क्वेश्चन आप लेंगे, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है, यहाँ पर कौन है? मेडिसन है आपका, किलपेंटिंग है आपका, बीएस ब्लूम है आपका, किलपेंटिंग है आपका। तो बताएंगे यहाँ पर क्या रहेगा? भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है, मेडिसन है, किलपेंटिंग है, बीएस ब्लूम है और किलपेंटिंग है। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपगम का प्रवर्तक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बीएस ब्लूम, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका होगा 19 वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, बताएंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पर विश्वसनीयता है, वैधता है, एक ही उत्तर होता है, कई उत्तर होते हैं। तो बताएंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, विश्वसनीयता है, वैधता है, एक ही उत्तर होता है, कोई उत्तर होते हैं, कोई नहीं, कई है, सॉरी यहाँ पर कई लिखा है, यहाँ पर गलती से पढ़ रहा हूं मैं से, कई उत्तर होते हैं। तो इसकी राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा कई उत्तर होते हैं। इसका राइट आंसर आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से देखेगा, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, बताएंगे यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आपको बताना है सूत्र विधि है आपका, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि है आपका, समवाय विधि है आपका, व्यास विधि है आपका। तो निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, सूत्र विधि है, आगमन निगमन विधि है, समवाय विधि है, व्यास विधि है। तो अगर बात करते हैं इसमें कि निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? व्यास विधि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका डी है, आपका हो चुका है यहाँ पर राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन होता है रचना, देखिएगा रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि कहलाती है आपकी। रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। समवाय विधि होगा आपका, भाषा से संकर विधि होगा आपका, आगमन विधि होगा आपका, इनमें से कोई भी नहीं है। तो लीजिएगा यहाँ पर आप रखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 होगा आपका यहाँ पर, रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि क्या कहलाती है? समवाय विधि है, भाषा से संकर विधि है, आगमन विधि है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आएगा समवाय विधि, इसका आपका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है,
पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है? बताएंगे पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है, कहां पर मिलता है? विद्यार्थियों को मिलता है, शिक्षकों को मिलता है, प्रधान अध्यापक को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो बताएंगे यहाँ पर पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, प्रधान अध्यापक को, किसी को नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर क्या चुनते हैं? देखते हैं यहाँ पर पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थियों को मिलता है पाठ्य योजना बनाने से, है ना, शिक्षकों को मिलता है, प्रधानाध्यापक को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो इसका लाभ मिलता है सबसे अधिक वो मिलता है शिक्षकों को। ठीक है, पाठ्य योजना बनाएंगे तो शिक्षकों को इसका काफी लाभ मिलता है। आगे है शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। बताएंगे शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, इकाई योजना की जाती है, दल शिक्षण की जाती है, अभिक्रमित अनुदेशन की जाती है। तो बताएंगे यहाँ शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की, अभिक्रमित अनुदेशन की जाती है। तो बताएंगे यहाँ पर आपका आंसर क्या रहता है? तो यहाँ हमारा जो आंसर आता है शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, तो सूक्ष्म शिक्षण, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ए होगा। आगे बढ़ेंगे, वाचिक और अभिनय में क्या जाता है? वाचिक अभिनय में क्या जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना होता है, शिक्षक द्वारा अभिनय होता है, नाटक करना होता है, कोई नहीं है, ये भी आपका आंसर होता है। तो बताएंगे वाचिक अभिनय में क्या जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना है, शिक्षक द्वारा अभिनय करना है, नाटक करना है और यहाँ पर कोई नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वाचिक अभिनय में क्या जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, इसका राइट आंसर आपका ए होगा, आपके सामने है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, एक समान शब्दों, देखेगा एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। तो बताएंगे एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है आपका, ध्वनि साम्य विधि है आपका, उच्चारण विधि है आपका, अनुकरण विधि है आपका। तो बताएंगे एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। तो यहाँ पर आपकी अगर विधि की बात करें तो यहाँ पर रहेगा ध्वनि साम्य विधि, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी नॉन स्टॉप क्लास, जिसमें आपने 25 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप इसे